वेलकम टू द पाठशाला। हमने जो है आपको सुबह एक मॉक टेस्ट नंबर 2 दिया था जो 11 सितंबर का पेपर था। अभी हम इसके सोल्यूशन की बात करेंगे, उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। एक तो सबसे पहली बात ये कि ये ग्रुप है, एक ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको बोला था, आप में से वो लोग जिन्होंने अभी तक ये ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और ग्रुप ज्वाइन करने से पहले इसका नाम सही से पढ़ लीजिए, फाइट फॉर टॉप 500 पोस्ट इन एसएससी सीजीएल। इसका नाम पढ़ने के बाद ही ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। ये एक्चुअली जो ग्रुप मैंने बनाया है सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया है जो इस ग्रुप में फाइट करना चाहते हैं। जैसे पहले उनका कॉन्फिडेंस लेवल ना रहा हो, उनकी तैयारी वीक रही हो, कोई बात नहीं, लेकिन अब आने के बाद अगर आप में से कोई ऐसा महसूस कर रहा है कि वो ये नहीं कर सकता है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा ये ग्रुप छोड़ के वो चला जाए, क्योंकि ये ग्रुप मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो दम रखें। अभी तक दम नहीं था, कोई बात नहीं, मैं 17-18 घंटे आपके साथ काम कर रहा हूं ताकि आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकें। तो मैं इंग्लिश के दम पे ही यहाँ तक आपको पहुँचाने की कोशिश करूंगा। मैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा जिससे आपका स्कोर टीयर 1 में 45 से 50 के बीच में टके और टीयर 2 में 170 से लेके 200 के बीच में टिके। आपका टोटल ओवरऑल स्कोर मैं चाहता हूं कि 220 220 प्लस में जाए। इसके लिए जितना मेहनत मुझे करना पड़ेगा आपके साथ मैं करने के लिए तैयार हूं, और मैं चाहता हूं कि जिनके पास दम है इस ग्रुप के अंदर वो वही रहें। इस पर मैं डिस्कशन स्टार्ट करवाने वाला हूं। टीयर 1 में हो सकता है मैं डिस्कशन स्टार्ट ना कराऊं, लेकिन अभी मैं इस पर कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन मांगने वाला हूं जिसको मैं चाहूंगा कि मैं अपने चैनल पर क्लियर करूँ इस चीज़ को आप लोगों के साथ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो दम रखते हैं, जो करना चाहते हैं, जो अभी तक वीक रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास दम हो, कोई मतलब उसमें से भगने टाइप का ना हो कि नहीं मेहनत करने में पीछे हट रहा है, जो मैंने आपको माइंड बाउल का कॉन्सेप्ट बताया है उनमें से जो उसको फॉलो कर रहा है, मैं चाहता हूं कि ये ग्रुप ज्वाइन करे और मैं इस पे और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट करूंगा। अभी मैं एक आपके साथ और सीरीज चलाने वाला हूं, वो सीरीज ऐसी होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगी। अभी जैसे 1 महीना रह गया तो 1 महीने में जो आपने पढ़ा है, जो मैंने 15-16 दिन पढ़ा है, अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूं, तो उसको रिफाइन करने के लिए कि आपका रिवीजन आपके थ्रू तो हो रहा है, जो मैं कराऊंगा वो क्वेश्चन एग्जैक्ट डिक्टो वैसे ही आएगा, क्योंकि मैं पेपर भी करा रहा हूं। आपको आइडिया भी लग रहा होगा कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, और हमें पूरी तरीके से आइडिया है कि किस तरीके का एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आता है, किस तरीके का वेरिएशन रखा जाता है। तो उस तरीके का सारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की एक सीरीज चलाऊंगा जिसमें से तकरीबन 10 से 15 जो है क्वेश्चन हर रोज मैं 10-12 मिनट में डिस्कस करूंगा, ताकि उसका आपके पास एक अलग नोट हो जिसका सीधे सीधे आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिले और आपको जवाब सीधे सीधे पता हो, बगैर टाइम स्पेंड किए हुए सिर्फ आपको टिक मारना हो। तो ये भी मैं करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 30 दिन हमारे पास बहुत समय होता है, 10 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लूंगा आपके पास। और सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट रूल है, सारे के सारे, जैसे एक बार हमने रिफाइन किया, पूरा डिटेल में पढ़ा है, अब क्या करूंगा मैं उसमें से रिफाइन करके वो रूल्स आपको याद करवाऊंगा, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसमें कहीं कंफ्यूजन है, कहीं पे वेरिएशन हो सकता है, एसएससी कहीं और वेरी कर सकती है, तो सारा टाइप कंसिडर आपके साथ करूंगा। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहीं और मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो ये मॉक टेस्ट नहीं ले पा रहे हैं, तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन लोगों तक ये बात पहुंचाइए कि ये जो ग्रुप है वो इसलिए है क्योंकि हम फाइट करना चाहते हैं टॉप 500 पोस्ट के अंदर, और हम इस चीज़ को और बेहतर बनाना चाहते हैं। तो आप अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिए और लोगों को इनवाइट कीजिए जो इस फाइट में आपका हिस्सा बन सके। जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ही ज़्यादा आपके अंदर तरक्की आएगी, क्योंकि अगर सामने वाला आपसे बेहतर करेगा तो आपको जलन होगी, आप और करोगे। और माइंड बाउल का कॉन्सेप्ट आपको भूलना नहीं है, समझ रहे हैं। इस पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज को लेके कि इंग्लिश में 45 नंबर प्लस में कैसे हम रहे, इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो अभी थोड़े दिनों में बनाऊंगा, हो सकता है रात को बनाऊं या कल बनाऊं या परसों, ताकि मैं मैसेज दे पाऊं सारे स्टूडेंट को और उन सारे स्टूडेंट को इनवाइट कर सकूं जो बहुत ज्यादा टॉप क्लास के हैं, जो इसमें जो है कंपटीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी चलिए बात करते हैं हम सोल्यूशन की। सोल्यूशन जैसा हम फास्ट वे में देख रहे थे, फास्ट वे में देखेंगे। जिन स्टूडेंट को, जो स्लो स्टूडेंट है, उनके साथ एक इसमें सुविधा होती है यूट्यूब में कि आप जो है इस स्पीड को थोड़ा स्लो कर सकते हैं, और अगर जिनको स्लो लग रहा हो वो स्पीड को थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। तो इसमें स्पीड मल्टीप्लायर होता है, तो स्पीड मल्टीप्लायर का आप इस्तेमाल करके स्लो और फास्ट करके वीडियो को तेज और जल्दी करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं जो सोल्यूशन की। क्वेश्चन नंबर 76 है। पहले तो ये ऑप्शन है, जिन स्टूडेंट मिला लें कि इनमें से जिनका ऑप्शन पूरा सही है। जैसे 76 है, इधर 98, सारा का सारा एक बार पॉज कीजिए और आप मैच करा लीजिए आपके कितने क्वेश्चन सही है कितने सही नहीं है, और जितने आपके गलत हो रहे हैं वो आप चेक कर लीजिए। और मैं चाहूंगा कि एक बार आप डिस्कशन का पार्ट जरूर पढ़िए, क्योंकि मैं डिस्कशन बहुत तेजी से करूंगा। डिस्कशन में मतलब नॉर्मल वे से नहीं करूंगा, थोड़ा सा फास्ट रखूंगा। जैसे इनोकुअस सबसे पहला वर्ड है, ये वर्ड अगर मुझे आया होता एग्जाम में आज के पहले तो मैं पक्का इसको गलत कर देता, क्योंकि इनोकुअस का मतलब जो मैं जानता था वो जानता था कि फॉल्टलेस होता है, जबकि इनोकुअस का मतलब होता है अहानिकारक, जो हानिकारक ना हो। तो मैं इनोसेंट मार के आ जाता अगर मुझे सिनोनिम्स मारना रहता तो, लेकिन इसका सही जो होगा वो होगा इनऑफेंसिव, क्या अहानिकारक, जो हानिकारक ना हो, तो इसका थर्ड पार्ट जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो जैसे हम सिनोनिम्स पढ़ते हैं, तो सिनोनिम्स जब भी पढ़ोगे इनोकुअस का, आपको फॉल्टलेस, क्योंकि मैंने सिनोनिम्स रट्टा मार रखा था तो उसमें मुझे फॉल्टलेस ही याद था, तो अगर मुझे मेरा ये सेट रहा होता तो पक्का मैं 76 क्वेश्चन गलत कराता। तो आप लोगों को ये सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। बात करें 76 की, इनफर्म,
इनफर्म का मतलब, फर्म का मतलब होता है दृढ़, और इनफर्म का मतलब होता है जो दृढ़ ना हो। जो दृढ़ ना हो मतलब कमजोर हो। इसका जो है अपोजिट जो जाएगा, अपोजिट ही बनाना है 77 में, इसका अपोजिट जाएगा स्ट्रांग। वीक का आपको मतलब पता है, सपोर्टर का मतलब, बिलीवर का मतलब पता है, बाकी इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि ज्यादातर आपका मतलब पता है, क्योंकि वर्ड्स काफी ईजी हैं। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 78 की, इसको आपको स्पेलिंग बताना है। तो इसका ऑप्शन जो है 1, करस्पॉन्डेंट की स्पेलिंग CORRESPONDENT होता है। करस्पॉन्डेंट की स्पेलिंग ये सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। 70 कौन सा कर रहे हैं हम? 78 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सही है। 79 की बात करें आगे चल के हम, कंप्यूटर गिव्स अस द इजियर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। बहुत आसानी से अगर किसी ने सही से पढ़ रखा है एग्जैक्टिव वगैरह, कंपैरिजन वगैरह, तो बहुत आसानी से इसको सही कर सकते हैं। देखिए इजियर के पहले दा लगाया है, आपका ये है कंपैरेटिव डिग्री के पहले दा नहीं लगाते, दा लगाते सुपरलेटिव डिग्री के पहले, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 80 की, आई डोंट हैव एनी मनी टू स्पेंड फॉर लग्जरियस। यहां थोड़ा कंफ्यूज होने का काम है। जैसे एक होता है स्पेंड फॉर और एक होता है स्पेंड ऑन। स्पेंड ऑन समथिंग हम कहते हैं कि हम किसी चीज पे खर्च कर रहे होते हैं और हम किसी चीज के लिए खर्च कर रहे होते हैं। तो यहां पे जो लिया गया है वो लिया गया है स्पेंड ऑन, हम लग्जरीज पे खर्च करते हैं। आई डोंट हैव एनी मनी टू स्पेंड ऑन लग्जरीज। स्पेंड फॉर लग्जरी, जैसे हम किस घर के लिए हमने खर्चा किया, रेंट के लिए खर्चा किया, तो एक स्पेंड फॉर समथिंग ऑन समवन और समथिंग इस तरीके से होता है। स्पेंड समथिंग फॉर जो है समवन ऑन समवन ये होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन लिया गया है वो लिया गया है सी। यहाँ पे स्पेंड ऑन लेना चाहिए था एसएससी के हिसाब से, स्पेंड ऑन, कि हम लग्जरीज पे खर्च कर रहे हैं, लग्जरीज के लिए नहीं। स्पेंड फॉर का मतलब होता है कि किसी चीज के लिए खर्च करना और किसी चीज पे खर्च करना। तो स्पेंड ऑन लग्जरीज यहाँ पे लिया गया है, स्पेंड ऑन लग्जरीज, ध्यान रखिएगा। स्पेंड फॉर और स्पेंड ऑन में यही डिफरेंस होता है। आई वॉज फर्स्ट टू रीच द स्कूल, यहाँ पे आर्टिकल का दोष है। जैसे आई वॉज फर्स्ट लिखा है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक बात हो रहा है कि आई वॉज फर्स्ट टू रीच द स्कूल, आई वॉज द फर्स्ट टू रीच द स्कूल। तो पार्ट ए में यहाँ पे एरर है कि फर्स्ट के पहले द आना चाहिए, तो आई वॉज द फर्स्ट। यहाँ मतलब पर्टिकुलर सेंस में बात कर रहा है। अभी जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे, अभी हमने आर्टिकल नहीं पढ़ा हुआ, तो आर्टिकल पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे कि क्यों पर्टिकुलर सेंस में हम द का इस्तेमाल करते हैं। आई वॉज द फर्स्ट टू रीच द स्कूल टूडे ऐसा होना चाहिए था सेंटेंस। तो पार्ट ए में एरर है। बात करें हम क्वेश्चन नंबर 82 की, द प्रेसिडेंट विल फाइनली हैव ए नेशनल मेमोरियल इन हिज ऑनर होता है। क्या होता है? इन हिज ऑनर होता है। इसका जो है थर्ड पार्ट होगा 82 का। कल्चर, यहाँ पे एक आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है, अगर किसी को सब चीज की मीनिंग पता होगी तो डाउट हो सकता है 83 में। कल्चरल सेंसिटिविटी, सेंसिबिलिटी, स्मार्टनेस और ससेप्टिबिलिटी। यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी और सेंसिटिविटी दोनों का मतलब होता है संवेदनशीलता, और यहाँ पे जो है कल्चरल संवेदनशीलता जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे होते हैं। तो सेंसिबिलिटी और सेंसिटिविटी, तो यहाँ पे जो है सेंसिटिविटी लिया गया हुआ है, और ससेप्टिबिलिटी का भी मतलब वही होता है कि संवेदनशीलता। क्या मतलब होता है? संवेदनशीलता। लेकिन जो एप्रोप्रिएट वर्ड है यहाँ पे वो है सेंसिटिविटी। द कल्चरल सेंसिटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस। तो यहाँ पे जो है पार्ट सेकेंड जाएगा, पार्ट फोर्थ नहीं जाएगा। इसका भी मतलब होता है संवेदनशीलता। बात करें हम क्वेश्चन नंबर 84 की, वी शुड फर्स्ट कलेक्ट द फंड्स एंड देन प्लंज इनटू होता है। क्या होता है? प्लंज इनटू। प्लंज इनटू का होता है मैं डुबकी लगाना। अगर ऐसे शुद्ध अगर आप इसकी हिंदी बात करेंगे तो मैं डुबकी लगाना ऐसा होता है, मेरे डूबना। वी शुड फर्स्ट कलेक्ट द फंड्स एंड देन प्लंज इनटू एक्शन। तो फ्रेज जो आता है वो प्लंज इनटू होता है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब होता है किसी चीज में विलीन होना। वी शुड फर्स्ट कलेक्ट द फंड, पहले हमें फंड कलेक्ट करना चाहिए, एंड देन प्लंज इनटू एक्शन, फिर हमें जो है काम करने पे जाना चाहिए, काम करने में जो है लगना चाहिए। तो प्लंज इनटू का मतलब होता है किसी काम में लगना, और अगर शुद्ध हिंदी की बात करोगे तो डुबकी लगाना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप सही से देखोगे तो जो करेक्ट फ्रेज होता है वो प्लंज इनटू होता है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 85 की, हेल्ड अप। हेल्ड अप का मतलब होता है रोक कर रखना। क्या होता है? रोक कर रखना, यानी मतलब डिले करना। इसका सेकंड पार्ट जाएगा, हेल्ड अप रोक के रखना या फिर डिले करना, देर करना। क्वेश्चन नंबर 86, टू प्ले फास्ट एंड लूज। इसका मतलब होता है टू एक्ट इन अनरिलायबल। एक बात कहना और दूसरी बात करना, एक बात कहना और दूसरी बात करना। टू प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब ये होता है टू एक्ट इन अनरिलायबल वे। पार्ट इसका थर्ड होगा, ये शायद मैं आपको क्लास में करा चुका हूं।
नेक्स्ट है फीदर्स वंस ओन्स नेस्ट, ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि अपने आप को जो है मतलब गलत तरीके से जो है फायदा पहुंचाना। मेक मनी इन एन इम्प्रॉपर वे, इसका 4th पार्ट जाएगा 87 का। बात करें जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, द एक्ट ऑफ किलिंग ए किंग, ये होता है रेजिसाइड। क्या होता है? रेजिसाइड। होमिसाइड, जीनोसाइड, रिगालासाइड, इन सब के मतलब आपको पता होंगे, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। साइड अगर नहीं किया है तो मैं अभी रूट वर्ड डिस्कस कर रहा था, अब वो अगले जो है डे से कंटिन्यू रहेगा, तो वहां पे मैं अब इसको फिर से डिस्कस करूंगा। रेजिसाइड का मतलब क्या होता है? होमिसाइड का मतलब होता है कि मानव की हत्या करना, और जीनोसाइड का मतलब होता है पूरी जीन की हत्या कर देना, पूरी रेस की हत्या कर देना। इमिशन ऑफ लाइट और हीट फ्रॉम ए सेंट्रल पॉइंट, इसका मतलब होता है रेडिएशन। क्या? रेडिएशन। रेज का मतलब आप लोग जानते हो, कोई रेज होती है रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्ट हो गया, जैसे यहां से आई ये कोई रेज रिफ्लेक्ट हो गई तो इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्रैक्शन बोलते हैं कि कोई आई और पार कर गई किसी प्लेन को, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, और सॉरी रिफ्रैक्शन इसको बोलते हैं। रिफ्लेक्शन होती है जो टकरा के वापस चली जाती है, उस रेज को बोलते हैं। रेडिएशन वो होती है कि कहीं से लाइट जब आ रही होती तो उसको बोलते हैं रेडिएट हो रही है, मतलब एक सोर्स से अगर निकल रही होती, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जाएगा। ये शायद आप लोगों को जो है दिया नहीं था क्वेश्चन पेपर में, मिसिंग था, तो मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ। दैट विच कैन नॉट बी बिलीव, जिसपे बिलीव नहीं किया जा सकता। क्रेडिबल वो होता है जिसपे भरोसा किया जा सकता है। इनक्रेडिबल वो होता है जिसपे भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो पार्ट 2 होगा इसका 90th का। ये शायद वो मिसिंग था, काफी स्टूडेंट ने नीचे कंप्लेन किया था कि सर 90th मिसिंग है। आई ट्राई टू केन हर फॉर, बट ये यहाँ पे नहीं है, ऑफ है, ऑफ पे लगा हुआ है कि आई ट्राई टू केन हर बट टू नो यूज होगा यहाँ पे, बट टू नो यूज होगा। क्या होगा? बट टू नो यूज। ये एक फ्रेज की तरह, इसे एक्सेप्शन की तरह आप इसको याद कर सकते हो कि इसकी मीनिंग समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। आई ट्राई टू केन हर बट टू नो यूज, यहाँ पे जो है टू लिया गया हुआ है 91 का, तो इसको एक्सेप्शन की तरह याद कर सकते हो। कुछ ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे जिसकी मीनिंग समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बात करें हम 92 की, the soldier mentions that they had to pay a consideration of 50 pounds with accordance in accordance with होता है, ये थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में कर दिया गया। ये फ्रेज होता है in accordance with, कि किसी चीज के अनुसार काम करना, ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट भी साइंड। तो यहाँ पे फ्रेज है सीधे सीधे अभी आपको मिलेगा जो है ईडियम फ्रेजेस में कि इन अकॉर्डेंस विथ का मतलब होता है किसी के अनुसार, किसी कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार, किसी रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से काम करना। क्वेश्चन नंबर 93, पंकज कुड नॉट हैव सीन अस और ही विल हैव वेव्ड। यहां पे बस वही है जो मैंने आपको बताया था कि पास्ट से अगर शुरू होता है तो पास्ट में जाता है, तो विल की जगह क्या होगा? वुड हैव होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 94 की, ऊपर करते हैं। एलिफेंट्स लिव इन ग्रुप्स। एलिफेंट जानवर, जानवर के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? क्राउड्स, हर्ड्स, होर्ड्स। हर्ड्स इस्तेमाल करते हैं क्राउड्स के जानवरों के लिए, तो यहां पे क्या होना चाहिए? ग्रुप्स की जगह हर्ड्स होना चाहिए। टेकिंग द टेस्ट द टीचर गेव मी ए पासिंग ग्रेड, ये अभी मैंने इसके पहले अभी चैप्टर पढ़ाया है। ये थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि बोलोगे कि सर ऐसा क्या ऐसा क्या, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। टेकिंग द टेस्ट द टीचर गेव मी ए पासिंग ग्रेड, मैंने आपको बोला था कि जब जैसे बाद वाला है ये पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट कह सकते हो, क्योंकि वीटी फॉर्म है, गिव गेव, ठीक है। टेकिंग द टेस्ट, यहाँ पे टेकिंग द टेस्ट लिया है। यहाँ पे जो इसका ऑप्शन होगा ये होगा कि आफ्टर आई टुक द टेस्ट। जब आप ऑप्शन पुट करोगे आफ्टर आई टुक द टेस्ट, कि मैंने टेस्ट लिया उसके बाद जो है पासिंग ग्रेड मुझे मिला, ठीक है। द टीचर गेव मी ए पासिंग ग्रेड, तो मैंने अभी सुबह सुबह आपको बताया कि क्या होगा कि हैड और V2 का कॉम्बिनेशन होता है। हैड उस एक्शन के लिए होता है जो पहले कंप्लीट हो गया होता है, लेकिन ऑप्शन में आपके हैड दिया ही नहीं है। क्या है? ऑप्शन में आपके हैड दिया नहीं है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप ऐसे स्ट्रक्चर भी बनाते हो कि V2 का मतलब दोनों पास्ट सिंपल पास्ट में भी रख सकते हो, दो सेंटेंसेस एक दूसरे के साथ या एक के बाद एक अगर हो, तो अगर हैड का ऑप्शन ना दिया हो तो वहां पे आप V2 ले सकते हो। तो आफ्टर आई टुक द टेस्ट द टीचर गेव मी ए पासिंग ग्रेड, अगर यहाँ पे हैड होता तो आपके मन में बड़ा वाला डाउट होता कि आफ्टर आई टेक द टेस्ट द टीचर गेव मी ए पासिंग ग्रेड, तब वहां पे ये फॉर्म जा सकता था। तो आपको दोनों चीज में कंफ्यूज कभी भी नहीं कराएगा, एक चीज में कंफ्यूज करा सकता है। अगर दोनों ऑप्शन सही रखे जाएंगे तो क्वेश्चन के वो दोनों ऑप्शन के मार्क्स मिलेंगे, फिर बाद में क्वेश्चन कैंसिल आउट हो जाता है। कभी कभी ये चीजें मिलता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होती कि पार्ट ए में भी और पार्ट 2 बी में भी एरर है, तो वो क्वेश्चन कैंसिल आउट कर दिया जाता है। उसके मार्क्स ए वाले को जो उसने टिक मारा उसको भी मिलता है और बी वाले जिसने टिक मारा उसको भी मिलता है। बात करें हम जो है अब पैसेज की, हमारा पैसेज को मैं यार डिस्कस नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि पैसेज जो होता है वो होता है टाइप 1। क्या होता है? टाइप 1 होता है। आपको क्या करना है? सिर्फ पैसेज पढ़ना है
और ऑप्शन जाना है, ऑप्शन जाके उस चीज को ढूंढना है। चलिए ये एक पैसेज आज मैं और डिस्कस कर दे रहा हूं, इसके बाद जो है आप पैसेज खुद कीजिएगा। रिपोर्टर्स एंड सिटी ऑफिशियल्स गेदर्ड एट शिकागो रेलरोड स्टेशन one afternoon 1953. The person they were meeting was the 1952 Nobel Peace Prize winner. A few minutes after the train came to a stop, a giant of a man 6 feet 4 inches with bushy hair and a large mustache stepped out from the train. Cameras flashed. City official approached him with hands outstretched. Various people began telling him how honored they were to meet him. अब यहाँ पे बात की क्या जा रही है, देखिए यहाँ पे रिपोर्टर्स हैं, ठीक है, सिटी के ऑफिसर्स हैं, गैदर हो रहे हैं शिकागो रेल रोड पे एक आफ्टरनून 1953 में। द पर्सन दे आर मीटिंग वॉज, अब जिससे मीट करना है 1952 नोबेल प्राइज विनर है, ठीक है। तो बस आपको ये यहाँ पे समझ में आ गया कि भाई एक बंदा है जो नोबेल प्राइज विनर है, जिसको रिपोर्टर्स और सिटी ऑफिशियल मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से आप हल्का सा कॉमन सेंस लगा के बस आगे बढ़ सकते हो। आपको एग्जैक्ट मीनिंग निकालने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा मिल जाएगा कि जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा कि कौन से वाले पैराग्राफ में क्या था। हो सकता है एक बार दोबारा आपको पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। द मैन पोलाइटली थैंक देम एंड देन लुकिंग ओवर देयर हेड्स आस्क्ड इफ ही could be excused for a moment. He quickly walked through the crowd until he reached the side of an elderly black woman who was struggling with 2 large suitcases. He picked up the bags with a smile, escorted the woman to a bus. After helping her aboard, he wished her a safe journey. As he returned to the greeting party, he apologized. Sorry to have kept you waiting. Not many white would have done what he did. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसको जो है वेव करने के लिए, उससे मिलने के लिए बहुत लोग खड़े थे, वो आया, लेकिन एक लेडीज थी, उसको जो है बस में जाना था, सूटकेस बड़ा था, उसने उसकी मदद किया, फिर आया, सॉरी बोला, और फिर जो है आगे की बात जो भी चल रही है वो आगे वाले पैराग्राफ में है। द मैन वॉज डॉक्टर एल्बर्ट स्विट्जर, ये नाम है उस बंदे का। अभी तक सिर्फ नोबेल प्राइज विनर बताया गया 1952 में, अब डॉक्टर एल्बर्ट स्विट्जर नाम बताया गया। द फेमस मिशनरी डॉक्टर हु हैड स्पेंट हिज लाइफ हेल्पिंग द पुअर्स। ये देखिए कुछ स्पेसिफिकेशन दिया जा रहा है इस बंदे के विषय में, क्या क्या किया है। इन अफ्रीका, कहाँ का है ये भी बताया गया। इन रिस्पॉन्स टू डॉक्टर स्विट्जर एक्शन, वन मेंबर ऑफ द रिसेप्शन कमेटी सेड विथ ग्रेट स्टैंडिंग नेक्स्ट टू एडमायरेशन टू द रिपोर्टर दैट्स द फर्स्ट टाइम आई एवर सा ए सरमन वॉकिंग। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा रहा। अब इसके बाद करना है क्या आपको क्वेश्चन, और मैं बता रहा हूं कि सिर्फ कीवर्ड पे बेस्ड होंगे, बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं होगा, क्योंकि फेज 1 टेक्निकल नहीं आता। इस चीज को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, और बहुत ज्यादा अगर आप टेक्निकलिटी पे जाएंगे बहुत ज्यादा तो टोटल टाइम वेस्ट होगा। अभी वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फेज 1 पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, क्योंकि अभी आपको फेज 1 में बहुत कुछ रट्टा मारना, लाइक ईडियम फ्रेजेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, रूल्स, और ये बहुत सारी चीजें करनी होती है। तो अभी आपको फोकस वहां होना चाहिए। पैसेज और पैरा जंबल्ड इन सब चीजों के लिए अभी बहुत ज्यादा मत कीजिए, क्योंकि 2-3 महीने आपको टाइम इसी बात के मिलेंगे कि आप टियर 2 में इनको जाके इंप्रूव कर सके। अब ऑप्शन देखिए, अब जैसे मैंने एक बार आपको रफली समझा दिया है, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। डॉक्टर एल्बर्ट स्विट्जर वाज द विनर ऑफ द, देखो पहले दिया हुआ था नोबेल प्राइज इन 1952, बस ये ध्यान देना था किस में मिला था, तो साफ साफ दिला था पीस में मिला था। डॉक्टर एल्बर्ट डिलाइटेड इज बीइंग हेल्प बाय अदर इज नॉट बीइंग ऑनर्ड इज बीइंग ऑनर्ड इन हेल्पिंग अदर्स। एल्बर्ट डिलाइटेड किस में खुश होता है, आपको ये चीज देखना है। बहुत टेक्निकल क्वेश्चन इसमें बनता नहीं है। इन हेल्पिंग अदर्स, इन बीइंग हेल्प बाय अदर्स, इज नॉट बीइंग ऑनर्ड और बीइंग ऑनर्ड। उसने देखा कि जब अपने सेंटेंस में मैंने एक चीज एक्सप्लेन किया था, वो आया, उतरा और लेडीज की हेल्प करने गया, मतलब वो दूसरों को जो है हेल्प करने में ज्यादा खुशी महसूस करता है, ज्यादा डिलाइट महसूस करता है। सेंटेंस में ये थोड़ी सी हिडिंग मीनिंग है, कुछ लोग इस पे मार देंगे इज बीइंग ऑनर्ड, कि ऑनर होने पे हो सकता है। तो अगर कुछ लोग होंगे जो इसको थोड़ा समझने की कम कोशिश करेंगे, वो थर्ड ऑप्शन ले लेंगे। लेकिन वो दूसरों को, जैसे वो उतरा लेडीज को हेल्प करने गया, तो यहाँ पे जो है फोर्थ ऑप्शन जाएगा, यही अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। डॉक्टर एल्बर्ट स्विट्जर was not prejudiced against whites, was not prejudiced against blacks, was prejudiced against whites, was prejudiced against black। prejudice का मतलब होता है पक्षपात टाइप का, कि एक inclined हो किसी चीज के लिए। तो was not prejudiced against whites 98 का जो है फर्स्ट पार्ट जाना चाहिए। was not prejudiced against blacks, was not prejudiced against whites। तो इसको आपको एक बार वापस चेक करना होगा कि ऊपर व्हाइट्स की बात की गई है और यहाँ पे ब्लैक की बात की है। तो अगर आपने ध्यान से पैसेज पढ़ा होगा तो वहाँ पे ब्लैक्स की बात हुई है, जो है व्हाइट्स की बात नहीं हुई है। तो 98 का जो है 2 जाएगा। अब बात करते हैं कि 99 का। अगर 98 का आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार पैसेज में वापस घूम के देख लीजिएगा, आपको कीवर्ड मिल जाएगा कि व्हाइट की बात की जा रही है या ब्लैक की बात की जा रही है। डॉक्टर एल्बर्ट वाज ए जनरस एंड फ्रेंडली, ए प्राउड, ए टिमिड, ए काइंड एंड हेल्पफुल। आप जो लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ रहे थे तो उसमें काइंड एंड हेल्पफुल 2 अलग अलग पार्ट में दिया था। पहले काइंड दिया था, फिर आगे इलेबोरेट किया गया था, तो उसमें हेल्प 2 वर्ड आया था। तो इसका जो ऑप्शन जाएगा वो 4 जाएगा। वापस घूम के एक बार आप पैसेज पढ़िएगा। एल्बर्ट प्रिफर्ड to let his actions
स्पीक लाउडर देन हिज वर्ड्स, बी एडमायर्ड, बी एडवर्टाइज्ड, बी रिटन अबाउट। अब 100 क्वेश्चन है, 100 में आपको स्पीक लाउडर देन हिज वर्ड्स, एल्बर्ट प्रिफर्ड टू लेट हिज एक्शंस स्पीक लाउडर देन हिज वर्ड। अगर आप सेंटेंस में सही से पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आपको वहां पे ये समझ में आएगा कि स्पीक लाउडर की बात की जा रही है देन हिज वर्ड, मतलब वो क्या है कि उसका जो एक्शन है वो बोलना चाहिए उसके वर्ड से। तो ये कीवर्ड आपको वहां पे मिल जाएगा। अगर कीवर्ड नहीं भी मिलेगा, क्योंकि एग्जैक्टली मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा है तो मुझे याद भी नहीं है कि ये कीवर्ड है कि नहीं है, आप देखिएगा अगर कीवर्ड नहीं है तो मुझे ये पता है कि जो हिडन मीनिंग है वो यही एग्जैक्टली कि वो उसका काम बोलता है, उसको अपने शब्दों से बोलना पसंद नहीं है। तो इसका पार्ट 100 का जो है 1 होगा। सो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे। और जाते जाते एक बात और बता दूं कि अगर आप लोगों को ये मॉक टेस्ट पसंद आ रहा हो तो मुझे कमेंट में लिखते रहिएगा, अदरवाइज फिर मैं इसको रोक के पुराने पैटर्न में आपको क्वेश्चन कराना पसंद करूंगा अगर आप लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है। तो कमेंट में जवाब जरूर देते रहिएगा और अपने स्कोर बताते रहिएगा कि इस मॉक टेस्ट में, क्योंकि ये मुझे लगता है कि पिछले वाले से स्लाइटली डिफिकल्ट था, तो मैं स्कोर भी जानना चाहता हूँ कि आप में से कितनों ने कितना स्कोर किया है। सो थैंक यू, बाय बाय।